बाकी बच्चे तो छोड़ ही देंगे ना, इंटर के बाद छोड़ देंगे। एक बड़ी साजिश चल रही है, ये बुलडोजर आपके कानून पे चल रहा है, आपकी शिक्षा पे चल रहा है, आपके संविधान पे चल रहा है। और अगर आप इकट्ठा नहीं रहे तो अपनी सत्ता कायम रखने के लिए ये लोग तुम्हारी एकजुटता पे, तुम्हारी अखंडता पे भी ये बुलडोजर चलाएंगे। जैसे ये कहते हैं कि मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, जिन मुसलमानों को हिंदू धर्म नहीं स्वीकार हो जाके पाकिस्तान रहे। अरे मुसलमान क्यों पाकिस्तान रहेगा? भारत देश को आजाद करने में सबसे ज्यादा योगदान तो मुसलमानों का रहा। मैं धन्यवाद देती हूँ यहाँ जितने मुसलमान साथी बैठे हैं, आपका, जितने भी हमारे कमर जफर भाई और सैयद इकबाल हैदर भाई, हमारे इरशाद भाई जो यहाँ बैठे थे चले गए, आप सबको मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपके पुरखों ने कहा उस समय जब आजादी का दौर था, जब विभाजन का दौर हुआ, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, आपके पुरखे चाहते तो वो पाकिस्तान चले जाते, लेकिन आपके पुरखों ने कहा कि ये भारत देश हमारी मातृभूमि है, ये जन्मभूमि है, ये कर्म भूमि है, इसी माटी में हमारा कफन तैयार होगा। अपनी देश घर की जमीन को छोड़ के हम दुश्मन देश पाकिस्तान नहीं जाएंगे। और जिन लोगों ने अंग्रेजों के साथ समझौता किया, जिन लोगों ने अंग्रेजों से माफी मांगी, ये माफी वीर आज देश की वीरता का गुणगान कर रहे हैं और मुसलमानों से देशभक्ति का सबूत मांग रहे हैं। इन लोगों ने माफी मांगी और कहा कि आपका हम कभी विरोध नहीं करेंगे, आप हमको पेंशन दीजिए, हम आपके साथ मिलकर रहेंगे और देश में बाकी लोगों को भी इसी तरीके से आपके सामने झुकने के लिए मजबूर कर देंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, ये जो बुलडोजर हमारे समाज की एकता पे चल रहा है, जिसने हिंदू मुसलमान के नाम पे खाई पैदा कर दी है, ये कैसा हिंदूवाद है? ये कैसा हिंदूवाद है जहाँ एक मुसलमान आपके घर का पानी पी लेता है, लेकिन तथाकथित उसी हिंदू धर्म में पैदा होकर के अपने आप को ब्रह्मा के मुख से पैदा करने वाला आपके घर का पानी पीने से इनकार कर देता है। अगर हिंदू हो तो आप बराबरी का दर्जा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ मेरे भाई। आपको हिंदू मुसलमान के नाम पे इकट्ठा किया जाता है कि हिंदू हो, मुसलमान का नफरत करो, मुसलमान के खिलाफ ये करो वो करो, तब हिंदू बनाया जाता है। और जब बेटी को हाथरस में जलाया जाता है तो वो बेटी भी तो हिंदू हुई थी, क्यों नहीं उसके लिए बाद में लोग सड़क पे निकल करके लोग प्रदर्शन किए? बताइए, ये कैसा हिंदूवाद है जो एक आदमी के साथ दूसरे आदमी का भेद करता है? मैं धन्यवाद करती हूँ सहवान तुम्हारे पुरखों का, मैं तुम्हारे चरण छूने के लिए तैयार हूँ कि तुम्हारे माँ बाप ने सैक्रिफाइस किया, तब आज हम यहाँ पर खड़े हैं। क्योंकि आप ही के जैसे एक भाई थे जिनके पिता ने आयातुल्लाह खान नाम के एक मुसलमान थे, जिन्होंने साहब कांशी राम को देवरिया में अपने घर में दही और भात खिला करके जिंदा रखा। मैं धन्यवाद देती हूँ सहवान तुम्हारे पुरखों का, जिन्होंने माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को पहला स्कूल खोलने के लिए जमीन दी। वो मुसलमान भाइयों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इसलिए जो बुलडोजर हमारे समाज की एकता पे चलाने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए, इस बुलडोजर संस्कृति पे ध्यान दीजिए। ये आपकी शिक्षा, रोजगार, आपकी एकता पे जो चल रहा है, ये एक दिन आपकी स्वतंत्रता पे भी चलेगा। और औरतों को स्वतंत्रता नहीं रहना चाहिए, ये लोग कहते हैं। ये कहते हैं स्त्री या शूद्रों ना देता, स्त्री और शूद्रों को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। एक तथाकथित धर्मशास्त्र कह रहा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। ढोल को पीटा जाए काबू में रहता है, कहते हैं शूद्र को पीटा जाए काबू में रहता है। अरे इंसान को पीटा जाएगा इंसान के द्वारा तो इंसान काबू में रहेगा, और कहते हैं कि औरत को पीटा जाए तो काबू में रहेगा। जिसने ये धर्मशास्त्र लिखा, अगर आज वो जिंदा रहता तो मैं दावा करती हूँ कि हम औरतों को वो फेस नहीं कर पाता, वो अपना कहीं मुंह छुपाए घूमता, क्योंकि उसको इस दुनिया में रहने का अधिकार ही नहीं होता। ये तो शुक्र है कि आज के इस दौर में वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी विचारधारा पे लोग, जो लोग चल रहे हैं, उनकी विचारधारा पे हमको बुलडोजर चलाना है, और हम बुलडोजर अपनी एकता के द्वारा ही चला सकते हैं। ये सामाजिक एकता जो हमको भाई को भाई से जोड़ती है, इसको हमें एक कायम रखना है। और ये जान लीजिए कि जो बुलडोजर चलाने का कल्चर चल रहा है, तमाशा देख रहे हैं, शुरू में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब ये पीड़ादायक होगा, दर्दनाक होगा। इससे पहले वो समय आए, हम जो गांव गांव घूम रहे हैं, इतना पेन ले रहे हैं कि खाए पिए बिना महाराष्ट्र से चल दिए, रात भर एयरपोर्ट पे सोए, सुबह 6 बजे फ्लाइट, 7 बजे लखनऊ, और उसके बाद 11:30 बजे यहाँ पे मैं सीधे वहाँ से आई थी। यहाँ जब यहाँ देखे कि कार्यक्रम की तैयारी सही चल रही है, तब मैं गई आपके घर, अपनी माँ के घर। अपनी माँ को तो मैं कभी नहीं देखती किसी कार्यक्रम में आप आती, लेकिन ये जीती जाती मेरी माँ आपके सामने है मौजूद। आपके घर में गई, वहाँ नहाया धोया, खाया पिया, आपके पास में चली आ रही हूँ, चाय पानी सब पूरा अपना व्यवस्था करा के आपने मुझे जो यहाँ भेजा, ये एकता का परिचय आपको देना है मेरे प्यारे भाइयों, जिसके
उसके लिए हम इतना कष्ट उठा रहे हैं, इतना पेन उठा रहे हैं। हमें जो समता मूलक समाज का निर्माण, हमें समरसता मूलक समाज नहीं चाहिए। समरसता और समता में अंतर जान लीजिए मेरे प्यारे भाइयों। बहुत जगहों पे मैं देख रही हूँ लोग तमाम समरसता समरसता बात करते हैं कि खिचड़ी का भोज का आयोजन कर रहे हैं। समरसता का मतलब उस ऊंच नीच की व्यवस्था को बनाए रखिए। अहिर भैंस चढ़ाए, चमार चमड़ा छीले, कोई जो है खेत में जो है साग भाजी उगाए, ये ऊंच नीच की जो व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, इन लोगों ने समरसता शब्द दिया है। भारत का संविधान कहता है समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व, यानी समानता पे आधारित जो समता मूलक समाज, जिसकी संकल्पना नेताजी ने की थी, जिसकी संकल्पना साहब कांशीराम ने की थी, इसी के द्वारा हमको इस बुलडोजर संस्कृति को रोकना है, इस बुलडोज करने वाली विचारधारा को रोकना है, क्योंकि ये बुलडोजर हमारे धर्म, संस्कृति, राजनीति, न्यायपालिका, प्रशासन, सरकारी संस्थाओं, हमारी एकता और जो हमारे समाज में सामंजस्य और सौहार्द बना हुआ है, इसको बिगाड़ने पे जो चलना शुरू हो गया है, इसको हम इसी तरीके के आयोजन करके और एक बहुजन शक्ति का निर्माण करके ही रोक सकते हैं। अगर इस पे अंकुश नहीं लगा तो आप समझ लीजिए कि समय कितना खतरनाक आने वाला है। और एक बात और जानिए कि मैडम बोल रही थी, निर्मला मैडम ने कहा ना कि ये गाड़ी है, ये शरीर मान लीजिए गाड़ी है, इसमें दाल खिलाइए, भात खिलाइए, चावल खिलाइए, मुर्गा खिलाइए, मीट खिलाइए, स्वस्थ रहेगा। लेकिन इसमें अगर इसको पेट्रोल पिला देंगे तो अस्पताल जाना पड़ेगा। क्यों बहन जी? जूस पिलाइए, दूध पिलाइए, छाछ पिलाइए तो स्वस्थ रहेगा, लेकिन इसको अगर पेट्रोल पिलाएंगे तो अस्पताल जाना पड़ेगा, मर जाएगा ना आदमी। उसी तरीके से अगर इसमें दारू डाली जाए तो शरीर धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। तो जो भी कोई व्यवस्था, जैसे शरीर को चलने के लिए दाल भात की जरूरत है, इन गाड़ियों को चलने के लिए तेल की जरूरत है, उसी प्रकार से ये हमारी डोरी के साथी लोग निकल रही है, उसी प्रकार से ये जो बुलडोजर है वो भी तेल से चलता है। और ये तेल और कुछ नहीं बल्कि आपका और हमारा वोट है, जिस वोट की ताकत को साहब कांशीराम हमको एहसास करके गए थे और कहे थे वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो इस बुलडोजर को रोकने के लिए जो हमारा वोट के रूप में तेल है, जिसको खरीदने का भरसक प्रयास ये मनुवादी लोग कर रहे हैं, कभी हमको 5 किलो फ्री में राशन बांटते हैं, कभी पक्का आबादी का मकान बांटते हैं, तमाम चीजें कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे के साथ में ये कर देंगे, तुम्हारा ये वाला कार्ड बनवा देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको मंच पे बैठा के माला पहना देंगे, सारा सब कुछ ये पार्टी का जो विरोध कर रही है, ये कर रहे हैं। आज उन सारे बातों को एक जवाब है कि हमने अपनी सम्मानित बहना का 15 जनवरी को इसी समय बुद्ध विहार समिति के प्रांगण में, बौद्ध विहार में हमने उनका जन्मदिन मनाया था। और उसी दिन हमने तय किया था कि हम एक ओपन मंच का कार्यक्रम करेंगे 15 मार्च को साहब की जयंती के अवसर पर, जिस दिन भी इतवार होगा, तो आज इतवार के दिन उस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं कि हमारे ये जो जागरूकता वाले कार्यक्रम है ये लगातार चलते रहने चाहिए, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग किसान हैं और किसान अगर बीज में गड़बड़ी कर दे, अगर कमजोर बीज लाएगा तो गेहूं का फसल अच्छा होगा, अगर कमजोर बीज बो दिया, सही से निराई गुड़ाई नहीं की, पानी नहीं दिया तो क्या फसल अच्छी होगी? नहीं। इसी प्रकार से समाज भी फसल की तरह ही है, जिसको समय समय पर गुड़ाई और निराई की जरूरत पड़ती है। नहीं तो जो हमारी बड़ी बहन अलका गौतम जी बोल रही थी ना कि एक समय ऐसा था बहुजन राजनीति का कि हमारे माथे पे तिलक और हाथों में धागा नहीं दिखता था, लेकिन धीरे धीरे ये फसल जो साहब की लगाई हुई थी, गांव गांव में कैडर कैंप चलना बंद हुए तो देखा देखी में कहीं बहनी गोड़ पिरात है, अरे गोड़ पिरात है, लाई धागा बांध ला, गोड़ पिरात दूर हो जाए। अच्छा बहनी तोरो दूर भैल ला, हाँ बहनी हमरो दूर भैल ला। पता चला बहनी भैल ला चाहे ना भैल ला, दूसरा बहनी देखा देखी घोड़े में करिया डोरा बांध लेनी, वाह भाई वाह। अब मेहरारू बंधती तो सब समझ में आवत, यहाँ आदमी तक लोगों के पाँव में मैंने देखा तमाम धागे बंधे हुए, और ये कहते हैं हमार मेहरारू बांध लेनी का करी। हम इनसे यह कहिला कि मेहरारू गटई पगाह बांध दे तो का पहिन लेबा, हाँ मेहरारू तो के मंगलसूत्र पहिराई तो का पहिन लेबा, मेहरारू तो के हाथ में धागा पहिराई दे, मेहरारू तो के हाथ में चूड़ी पहिराई दे तो पहिन लेबा। ये जो औरतों के ऊपर कटाक्ष करते हो, इस आदत से उबर जाओ, क्योंकि अगर फसल पे सही समय पे पानी और खाद न डाला जाए तो फसल बर्बाद हो जाती है। वैसे ही इस समाज में भी समय समय पर अगर जागरूकता के कार्यक्रम ना किए जाएं तो ये आने वाली नस्लें 10वीं का परीक्षा गड़बड़ दे करके
प्रसाद लेकर के जाएंगी किसी तथाकथित मंदिर में या किसी भगवान के पास में और कहेंगे हे भगवान अब की बार पास करा दे, अगली बार मेहनत से पढ़ाई करूंगा। हे भगवान अब की बार पास करा दे, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, 100 रुपया का प्रसाद चढ़ाऊंगा, 101 रुपया का प्रसाद चढ़ाऊंगा। ये नस्ल बर्बाद करने का काम किया जा रहा है टीवी और तमाम माध्यमों से। बहन जी, हमारे समाज में कभी करवा चौथ नहीं मनाया जाता था। हमारे समाज की औरतें हमेशा मोर्चा लेने के लिए सामने खड़ी थी और वो मोर्चा लेने के लिए औरतें आज भी खड़ी है। मंदूरी एयरपोर्ट जो हवाई पट्टी है उसको अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। कभी जाके उस किसान आंदोलन में देखिएगा कितना ही औरतें एकदम एक से एक, कितनी चमार औरतें एक से एक बढ़िया खड़े होकर मंच पे मोर्चा संभाले और कह रही है कि अपनी जमीन, अपना जो मकान है, अपना जमीन अपना मकान छोड़ के नहीं जाएंगे, चाहे तुम हमारी जान भी ले लो। हमारे समाज की औरतें कभी भाग्य के भरोसे नहीं रही। हमारे समाज की औरतें कभी काला धागा की मोहताज नहीं रही। हमारी समाज की औरतें अपने आदमियों की लंबी उम्र के लिए कभी करवा, जितिया और छठ के मोहताज नहीं रही। लेकिन कुछ लोगों ने आकर के हमारे सामने ऐसा स्वांग रचाया और कहा हाई न करबू तो हर आदमी मर जाए, हाउ न करबू तो हर लड़का मर जाए, हाउ न पूजबू तो हई हो जाए। लड़का मुरहा पैदा भैल, लड़का पैदा तू कैलू और लड़का के नाम रखे खातिर एक पचई फेर के बुला ले। लड़का नीक से ना पढ़ा थे तो कौनो पचई फेर आए के तो के मूर्ख बना के चल जाए कि हाई हवन करा, हाई करा, यहाँ पैसा चढ़ावा, हो करा तो हर कुछ दुख दूर हो जाए। बहन जी, अगर पैसा चढ़ाने से दुख दूर होता तो मुझे तो 1 लाख रुपया महीना तनख्वाह मिलती है, मुझसे ज्यादा पैसा तो आप नहीं कमाती ना। मैं तमाम जगह पैसा डाल करके अपनी उस मन्नत को पूरा कर लेती जो मैं साहब कांशी राम की आंखों में सपने के रूप में देखती हूँ, देश का प्रधानमंत्री बनने का। मैं उस सपने को पूरा कर देती। अगर ये तथाकथित बाबा लोग, झाबा लोग जो कहते हैं ना हई न करूँ तो हर आदमी मर जाए, अरे 12 साल तो मेरी शादी को भी हो गया बहन जी। एको दिन व्रत ना करी, न कबो करवा भुगली, न छठ भुगली, न कौनो जितिया रखली। अबले तो टिकट कट जाए क्या ना। ए पति रे, कहीं मेरी आवाज सुन रहे हैं, थोड़ा सामने आइए। कहीं है? अरे पति देव, अरे थोड़ा देखिए, मेरा पति आपके पति से ज्यादा स्मार्ट है। 12 साल से बिना किसी जितिया छठे एकदम सही सलामत है। बेचारे को कभी कभी जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है। और मजे की बात देखिए कि न केवल पति बल्कि इस पति का पिता भी आज यहाँ मौजूद है। पप्पा मेरी आवाज सुन रहे हो तो कहीं आ जाइए। मेरे ससुर जी भी आज यहाँ मौजूद है और मेरी सासू माँ भी एकदम स्वस्थ है। मेरी सासू माँ, ओ पापा पीछे से हाथ हिला रहे, अरे कहीं आगे आ जाइए, अरे आगे में आ जाइए, थोड़ा देख ले लो कि स्मार्ट पति का स्मार्ट पापा कैसा है। जल्दी जल्दी आइए, मेरे यंग पापा हैं एकदम। तो बहन जी, मेरी सासू माँ ने भी मेरे ससुर के लिए कभी कोई व्रत नहीं रखा और मैं ये दावा करती हूँ कि मेरे ससुर जैसा स्मार्ट ससुर आपका भी नहीं होगा। ये मैं दावे से इसलिए कह रही हूँ। आइए पापा, वाह भाई वाह। आपको हम लोग एमएलए चुनाव लड़वा देते हैं, आप एकदम नेताओं की स्टाइल में आ रहे हैं। आइए, हाँ पूरा एकदम एस्कॉर्ट करके आ रहे हैं। देखिए भाई, देख लीजिए सब लोग। मैं दावा करती हूँ कि मेरे ससुर से ज्यादा स्मार्ट आपका ससुर भी नहीं होगा। एकदम स्वस्थ है पापा, कम से कम मुझे लगता है कि 55 प्लस एज होगी। ये भी किसी त्योहार और किसी व्रत के मोहताज नहीं है। मैं आपके सामने कह रही हूँ, देखिए मेरे ससुर जी हैं, नहीं तो तुम यहाँ तक घूंघट कर दो और ये ससुर कैसे बोलत वही, हाय रे ससुर के सामने ऐसे बोलत है। ये मेरे पापा है, मेरे ससुर जी नहीं है। ये मैं आप लोगों के सामने कह रही। मैं यही बात कह रही हूँ कि अगर फसल को सही समय पे पानी न दिया जाए, खाद न दिया जाए तो वो खराब होने लगती है। यहाँ अलका गौतम जी बैठी हैं, आपके भी हस्बैंड बहुत प्यार करते हैं, इनके छोटे छोटे 2 बच्चे अभी कहीं घूम टहल रहे होंगे, भी आपको देखिए। ये तमाम औरतें जो आपके सामने बैठी हैं, चाहे अलका जी हो, चाहे निर्मला जी हो, चाहे सावित्री जी, और इन सबके बीच में तो सबसे क्रांतिकारी सावित्री बहुत जी। ये कहती है मुंह नचवा तोरे मुँह नोच कर ले जाते हैं, हमारे मुँह को खाए नोच के ये चोटी कटवा खाली तोरे चोटी खाए काटते हैं, हमारी चोटी काटना है काटते, हमारो बाल लंबा है, हम चोटी बना के गाँव जाके लटका के सोती थी, कबो चोटी कटवा आए कबो हमारी चोटी काट के जाए। ये समय समय पर जो कैडेट कैंप चल रहे थे, जो समाज को जागरूकता का कार्यक्रम चल रहा था, इसको यही समाज की जो फसल थी वो लहलहा रही थी। राजनीति में हम कहीं पे भी किसी चौराहे से तमाम बहुजन समाज के भाइयों को कि 10-10 विधायक होने के बावजूद आप अपना एक सांसद नहीं चुन पाए। ये कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है कि नहीं बहन भैया? ये कमजोरी हमारी है कि 10-10 विधायक आपका होने के बावजूद
सांसद की कुर्सी गंवा देते हैं। इससे पता चल रहा है कि हमारे बहुजन समाज को वापस जागरूक करने की बहुत जरूरत है। मैं कभी राजनीतिक बातें नहीं करती हूँ, लेकिन आज मजबूर हूँ करने के लिए, क्योंकि हमें कुछ सख्त निर्णय लेने हैं अपने इस समाज को जो बार बार सो जाता है। बहन जी, हम तो बार बार आ ही रहे हैं, लेकिन कितनी बार आ पाएंगे? हमको पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जगह जगह जाना होता है। लेकिन आपके बीच से मुझे खुशी है कि आज इंजीनियर पवन यादव जैसा एक हाथी के शरीर जैसा विशाल एक बहुजन आवाज जो है पैदा हो गया है। भाई इकबाल हैदर जैसा एक युवा साथी तैयार हो गया है। भाई कमर जफर जैसा एक अनुभवी व्यक्ति हमारे बीच में तैयार हो गया है, जो इस बहुजन समाज को वापस आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। और मैं जो बात कह रही हूँ उसी पे वापस आ जाती हूँ कि ये जो समाज को हम तैयार करने की बातें कर रहे हैं, राजनीति पे हमारी निर्भरता इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हम पूरा जो राजनीतिक पार्टियों पे डिपेंड होकर के रह गए, उनकी मजदूरी कर रहे हैं तरीके से। हर चुनाव से पहले वो हमको नीला टोपी बांट देते हैं या लाल टोपी बांट देंगे, हरा गमछा बांट देंगे। आजकल तो कलर भी पार्टियों के हो गए। आपने नीला गमछा पहना, कल मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे आज सुबह, कल क्यों बल्कि आज सुबह, आज मैं रात में 1 बजे पहुंची दिल्ली एयरपोर्ट पे। बस थोड़ी देर हम लोग बाहर घूम रहे थे, क्योंकि हमारी सुबह 6 बजे की फ्लाइट थी और हम बाहर घूम रहे थे, तो हम कपड़ा तो नहीं चेंज कर सकते ना। कार्यक्रम से हम सीधे फ्लाइट लेकर के नागपुर से दिल्ली आए थे, तो हमको यही जो कपड़ा आपके सामने पहने हुए यही कपड़ा पहन के थे। वहां पे 3 लोगों ने मुझसे बारी बारी से पूछा, मैडम किसी पार्टी से है क्या? हम कहे भैया, कहे नीला दुपट्टा ओढ़नी है इसलिए। हम कहे नीला दुपट्टा ओढ़ना किसी पार्टी का संकेत है? इसका मतलब तुम एक जागरूक इंसान हो, मुझे अपनी जाति बता दो। मैंने सीधे सीधे उससे पूछ लिया, तो वो मुस्कुरा करके बोला, क्या रहे छोड़िए मैडम जी। मैंने कहा बेटा, नीला गमछा या नीला दुपट्टा देख करके अगर किसी पार्टी का अंदाजा लगाते हो तो तुम मेरे बहुजन समाज के ही एक जागरूक व्यक्ति हो, भले तुम दिल्ली शहर में रह रहे हो। तो यहाँ राजनीति भी जो है कलर में डिवाइड है। ऐसे में हम भूल चुके हैं कि इन पार्टियों, इन राजनीतिक कलरों से भी इधर हमारा अस्तित्व है। क्यों मेरी बहन जी? क्या हम हर चुनाव से पहले केवल वोटर हैं? क्या हम वोट देने के लिए पैदा हुए? बताइए, क्या केवल वोट देने के लिए पैदा हुए हैं? हमारे वोट से ये नेता चुन करके जाते हैं, लेकिन हम केवल वोट देने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। समाज में हमारा अस्तित्व है, इन पार्टियों से अलग भी हमारा अस्तित्व है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो भाई राधेश्याम जी हमारे बीच में मौजूद है, अम्बेडकर नगर से है, मौजूद है, सामने आप ही है ना, हमारे भाई जो है अम्बेडकर नगर से चल के आए हैं। मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं इस साथियों, इस बात को मैं ये नहीं कह रही कि राजनीति बुरी चीज है या कोई राजनीतिक पार्टी है, लेकिन एक बात ये जरूर कहूंगी कि ये जो आवाज इंजीनियर पवन यादव जी और भाई कमर जफर और इकबाल हैदर जैसी जो आवाजें, बुलंद आवाजें बहुजन समाज की, अगर ऐसी आवाजें राजनीति में नहीं गई तो बुरे लोग हमारे ऊपर शासन करेंगे। कोई भी व्यक्ति, हम कितना निर्भर हो गए हैं राजनीति में कि किसी भी ऐरे गहरे नथु खेरे को बाहर से लाके हमारे ऊपर थोप दिया जाता है और हम मजबूर हो जाते हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में, हमारे आजमगढ़ में या हमारे किसी भी प्रदेश में लोकल लेवल पे हमारा कोई नेता नहीं है। लोकल लेवल पे हमारे बीच में तमाम लोग हैं, लेकिन सिर्फ पैसे हमारे पास नहीं है, इसलिए हमको लगता है कि हमको गुलामी ही करनी है, हम चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ साहब कांशीराम का, जिसने 2 चक्के 2 पैर का आंदोलन शुरू किया। पैदल वाला 2 पैर का, 2 चक्के का यानी साइकिल का, साइकिल पैदल पैदल घूम करके जो अलग जगाई, उस समाज को तैयार किया। वो समाज आज यहाँ पर बैठा हुआ है। तो मैं यही आपसे कहना चाह रही हूँ कि राजनीति के ऊपर निर्भरता बुरी चीज है। राजनीतिक पार्टियों का कोई दोष नहीं, लेकिन हम समाज के रूप में केवल वोटर नहीं है, हमारी निर्भरता जो समाज पे है वो बुरी चीज है। और समाज और राजनीति के बीच में जो असंतुलन दिख रहा है कि ये नेता चाहे चुनाव हारे या जीते, उसके बाद जो गांव में नहीं आते हैं, हमें दिक्कत इस बात से। दिक्कत है आपको कि नहीं? बताइए। अगर आप चमचागिरी की आपको आदत लगी होगी तो आप हाँ कहोगे, लेकिन आप अगर कार्यकर्ता होगे, साहब के मिशन के सिपाही होगे, अगर यहाँ पे नेताजी को मानने वाले लोग होंगे, तो आप मेरी बात से इत्तेफाक जरूर रखोगे कि राजनीति और समाज में संतुलन चला था, तभी बारी बारी से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज का मुख्यमंत्री बन रहा था। लेकिन राजनीति और समाज के बीच में असंतुलन ऐसा पैदा हुआ कि अब हमारा पार्टियां, जो हमारी पार्टियां हैं, बहुजन पार्टियां हैं, वो अपने निर्णय हमारे ऊपर
थोपने लगी और हम उनका विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। हम बिल्कुल भी बार बार यही कहेंगे कि हम ये नहीं कह रहे कि राजनीतिक पार्टियां बुरी है, बल्कि हम राजनीति को जो संभाल नहीं पा रहे हैं, समाज और राजनीति के बीच के संतुलन को जो संभाल नहीं पा रहे हैं, हमें परेशानी उससे है। और आज इसी वजह से समाज में तमाम काम करते हुए युवाओं को मैं देखती हूँ, तमाम सगड़ी विधानसभा से लेकर के उधर जहानागंज से लेकर के उधर फूलपुर माहौल से लेकर के इधर अतरौलिया और इधर अपना जो ये गोपालपुर विधानसभा है, इन तमाम जगहों पे मैं तमाम युवाओं को देखती हूँ, बहुत मेहनत करते हैं और वो बस इतना चाहते हैं कि मैं ग्राम प्रधानी का चुनाव जीत लड़ जाऊं या मैं जिला पंचायती का चुनाव लड़ जाऊं। भैया मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं, लेकिन हाँ मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ में लोगों के बीच में काम करने के लिए तैयार हूँ। वो जो युवा सोचता है कि मुझे एक बार थोड़ा सिंबल मिल जाता तो मेरे को और मजबूती मिल जाती, वो दमखम के साथ तैयारी करता है, लेकिन पैसा इतना ज्यादा राजनीति पे हावी हो गया है कि वो बच्चा 1 लाख संतुलन आपको स्थापित करना है कि अपने अगल बगल आंख खोल करके देखिए, आपके अंदर वो चीजें हैं, आपके अंदर वो हिम्मत है, आपके अंदर वो ताकत है कि आपको सत्ता के जो लालची लोग बैठे हैं, जो उल्टा सीधा गठबंधन करते रहते हैं, विचारधारा के साथ समझौता करते रहते हैं, उसी की वजह से आज हमारे समाज की ये हालत है। हम परेशान इसलिए। मैं आज साहब कांशीराम की जयंती पे आप लोगों को आपके उस जमीन को वापस दिखाने के लिए, जगाने के लिए आई हूँ कि सामाजिक प्रतिनिधित्व तो नहीं रह गया है। सत्ता में केवल कुर्सी की बात होती है। कुर्सी का मतलब हम मुख्यमंत्री बन जाएं, हम एमपी बन जाएं, हम एमएलए बन जाएं, लेकिन सामाजिक प्रतिनिधित्व की कोई बात नहीं कर रहा है। और अगर समाज की कोई बात नहीं करेगा बहन जी, अगर अपने बीच में हमारा नेता नहीं आएगा, अगर समाज मजबूत नहीं होगा, तो अगले टाइम हमन वोट किधर जाएगी, हमन वोट किधर जाएगी। मैं तमाम गांव के चुनाव के दौरान घूमी तो लोग यही कहते थे कि बहन जी नेता आवे ने दूर उड़ावट चल जाए नहीं बगलिए से, बड़ा बड़ा काफिला, बड़ा बड़ा गाड़ी लेके आते हैं और यही चमरौटी एलओटी के बाहर से निकल के चले आते हैं, क्योंकि उनको इस बात का गुमान होता है अली है तो सपा छोड़ के कहाँ जाएगा और चमार है तो बसपा छोड़ के कहाँ जाएगा। ये जो गुमान है ना, ये निर्भरता हमें खत्म करनी है। कैसे खत्म करेंगे? अपने समाज का महत्व बता करके कि हम केवल वोटर नहीं है, हमारा समाज को जो मजबूत किए बिना साहब ने काम नहीं किया था राजनीति का। साहब ने पहले समाज बनाया, विचारधारा से लैस किया और उसके बाद सांसद और एमएलए बनाया। उस समय में साहब कांशीराम ने जो एमपी एमएलए बनाए वो कोई जूता गांठ रहा था। बहन जी यही अम्बेडकर नगर है, यही अम्बेडकर नगर है जहाँ मूस की दवा बेचने वाले को साहब कांशीराम ने उठा के विधायक बना दिया, जहाँ पाँव में घुंघरू बांध करके ड्रामा खेलने वाले को साहब कांशीराम ने विधायक बना दिया, जहाँ घूम घूम करके प्रचार करता था जो व्यक्ति उसको साहब कांशीराम ने इतना सम्मान देकर के राज्यसभा भेज दिया। लेकिन ये लोग भूल गए कि तुम समाज के दम पे थे, समाज तुम्हारे दम पे नहीं था। और यही वजह है कि ये हमेशा चाहते हैं कि राजनीति में मैं बना रहूं या मेरा बेटा बना रहे। अरे क्या बाकी समाज केवल वोटर बना रहेगा? इस समाज का बेटा भी तो चाहता है कि वो प्रधानी का चुनाव लड़े, इस समाज का बेटा भी तो चाहता है कि वो जिला पंचायती लड़े। और अगर आप समाज में विचारधारा का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो आप कितनी भी अच्छी राजनीति कर लीजिए, कितना भी पैसा खर्च कर लीजिए, आप राजनीति को कभी भी स्थायी नहीं रख पाएंगे। एक समय ऐसा था, एक दौर ऐसा था कि चाहे वो साहब कांशीराम के संगठन के लोग हो या नेताजी के संगठन के लोग हो, अगर वो एमपी एमएलए बनते थे तो हमको लगता था कि हाँ एमपी एमएलए बने। क्यों? क्योंकि साहब कांशीराम पैदल पैदल चलने वाले लोग। मैं एक वाकया आप लोगों से बताऊं बहनी, साहब कांशीराम जब उत्तर प्रदेश में पहली बार सरकार बनाए थे तो साहब कांशीराम वही लखनऊ का जो वीआईपी गेस्ट हाउस है, उस गेस्ट हाउस से बाहर निकले तो एक वर्मा जी करके थे, उस समय साहब कांशीराम उनके ऊपर बहुत भरोसा करते थे, वो उनको मंत्री बना दिया गया था। तो साहब बाहर निकले, बोले गाड़ी कहाँ है? वर्मा जी क्योंकि मंत्री पद में थे, मंत्री बने थे, उनको लाल बत्ती गाड़ी मिली थी। बोले साहब यह तो लाल गाड़ी बात तोहरे बदौलत मिलत में बैठा। साहब कहते हैं मंत्री तुम हो, मैं मंत्री नहीं हूँ, मैं इस गाड़ी में नहीं बैठ सकता। वो वर्मा जी कहते हैं साहब के सामने हाथ जोड़ के, अरे साहब तोहरे तो देन बा कि हमके ही मंत्री पद मिलल, तब तू पहले तो हार के अपने बाद हमार होते। साहब कहते हैं नहीं तू मंत्री है, तू बैठ, मैं नहीं बैठूंगा। और साहब अगर में एक काली एम्बेसडर थी, साहब कांशीराम उस गाड़ी में बैठ जाते हैं तो वर्मा जी भी उनके साथ साथ उस गाड़ी में बैठते हैं। और जब वो काफिला आगे बढ़ता है
तो साहब कांशीराम के नाम पे जो इस समय उत्तर प्रदेश या लखनऊ में स्मारक बना हुआ है, मान्यवर कांशीराम स्मारक, उस जगह पे पहले जेल हुआ करती थी। और जब वो साहब का काफिला उस जेल रोड यानी साहब का स्मारक जहाँ बना वहां से जब निकलता है तो साहब कहते हैं, ए चौधरी जरा पीछे देख, आर.के. चौधरी नाम है उनका, सॉरी वर्मा जी मैं बोल रही, आर.के. चौधरी नाम है उनका, वही मोहनलालगंज से उस समय वो विधायक हुए थे। साहब कहते हैं, अरे चौधरी जरा पीछे देख, वो जो चौहान था, वो जो साग भागी उगाता था, देखो वो अपनी लाल बत्ती लगी गाड़ी में मेरे पीछे आ रहा है। वो चौधरी जी ऐसे पीछे घूमते और कहते हैं, हाँ साहेब हमारे पीछे आ रहा है। कहने लगे, अरे वो जो कोयली, अरे वो जो निषाद था जो मछली मारता था, वो जो अपने वोट से अपने आप को एमएलए बना लिया, देखो वो अपनी लाल बत्ती लगी गाड़ी में पीछे आ रहा है। चौधरी जी पीछे ऐसे घूम के देखते हैं और कहते हैं, हाँ साहेब वो पीछे आ रहा है। साहब की आंखों में आंसू आ जाता है। साहब कहते हैं, जो समाज साग भाजी उगाता था, जो समाज मछली मारता था, जो समाज भैंस चराता था, जिस समाज के वोटों को कुछ समझा नहीं जाता था, आज उस समाज ने अपने वोट की ताकत का एहसास करके अपने आप को एमपी एमएलए बना लिया। और जब आज वो लाल बत्ती लगी गाड़ी में लखनऊ की सड़कों पे जब उनकी कार निकलती होगी तो इन मनवादी लोगों के छाती पे सांप लौटता होगा। ये देख करके आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। साहब ये कहते कहते आंखों में उनके आंसू आ जाता है तो चौधरी जी भी आंखों में आंसू लेके कहते हैं कि साहब आपका सपना पूरा हुआ। बोले नहीं चौधरी, मेरा सपना आधा पूरा हुआ है। मैं इस बहुजन समाज को हुक्मरान कौम बनाना चाहता हूँ। क्या आज अपने आप को आप कोई भी ऐसा नेता आप बता सकते हो जिसके मुख्यमंत्री बनने पर या जिसके एमपी एमएलए बनने पर आपको ऐसा आभास होता हो कि मैं भी सांसद बन गया, मैं भी विधायक बना? क्या ऐसा आभास होता है? कोई आप मुख्यमंत्री बन जाता है तो क्या हमको ऐसा आभास होता है कि मैं भी मुख्यमंत्री हूँ? लेकिन इन जो नेताजी और साहब का समय था वो ऐसा दौर था कि विचारधारा के स्तर पे इन्होंने समाज को इतना मजबूत किया था, इतना तैयार किया था कि समाज एकजुट होकर के अपनी शक्ति का एहसास कर रहा था। आज लेकिन भले ही हमारे पास मुख्यमंत्री नहीं है, आज भले ही हमारे समाज का प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन हमारे एमपी एमएलए तो हैं, लेकिन उसके बावजूद हम खत्म हो गया, बंद हो गया। गांव-गांव में जो चलता था, ड्रामा खेला जाता था, ये सब बंद होने का परिणाम है कि नेता और समाज के बीच में इतना गैप हो गया कि कार्यकर्ता भी कहता है, नेताजी गाड़ी में तेल पड़ी तब भाई तुम्हार प्रचार होई, और तेल का पैसा न मिली तो जा तू अपन घरेला चुनाव लड़ा, अपन कौन सब खाए बिना मरत है। ये मजबूती दी साहब ने, लेकिन इन तथाकथित नेताओं ने हमारे वोट को केवल खरीद फरोख्त में जो बदल दिया। हम आज बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि हमें राजनीति तो जरूरी है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व जरूरी है, राजनीति में एमपी एमएलए जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है सामाजिक प्रतिनिधित्व। क्योंकि ये साहब कांशीराम ने कहा था कि राजनीति चले ना चले, सत्ता मिले ना मिले, सरकार बने ना बने, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की गति कभी रुकनी नहीं चाहिए। और इसी सामाजिक परिवर्तन की को गति देने के लिए हम आपके बीच में आए हैं, क्योंकि इस बात को गांठ बांध लीजिए कि जब ये राजनीतिक पार्टियां नहीं थी तब भी आप और हम थे, हमारे बाप दादा थे ना। यही देवनपुर गांव में मेरे पापा ने जब पता चला उनको कि मेरा कार्यक्रम देवनपुर में है, तो बोले कि पूछ लेना अगर देवनपुर गांव से कुछ औरतें आई हैं कि राम बहाल जी का परिवार से कोई औरत या आदमी आया है या कोई जीवित है। पापा कहे कि मेरी मौसी का घर जो है यही देवनपुर में पड़ता है। तो हमें लगा कि देखिए वो समय भी था जब हमारी पार्टियां नहीं थी लेकिन समाज था। आज पार्टियां हैं तब भी समाज है, आज सरकार नहीं है तब भी समाज है। यानी कि समाज हमेशा से था, समाज हमेशा है और समाज हमेशा रहेगा। राजनीतिक पार्टियां आएंगी और राजनीतिक पार्टियां चली जाएंगी। साहब कांशीराम ने तिनका तिनका इकट्ठा करके हमको यहाँ तक पहुँचाए हैं और हम भी आपको तिनका तिनका करके जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भाई पवन यादव जी, इकबाल हैदर जी, कंबल सफर भाई, ये तमाम जो हमारी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, अम्बेडकर नगर से हमारी निर्मला मैडम आई हैं, डॉक्टर प्रतिभा दास मैडम आई हैं, सावित्री बौद्ध जी आई हैं, हमारी जो माँ है उस हाथी को जो बैठा था, जो सोया था, जिसको अपनी ताकत का एहसास नहीं था, उसको अपनी ताकत का एहसास 2022 को चुनाव का रिजल्ट आया था बहन जी, आया था ना भाई। और वो चुनाव का रिजल्ट कितना हताश करने वाला था, कितना निराश करने वाला था। हम सारे लोग परेशान थे कि इतना सारा काम समाज में हो रहा है। मान्यवर कांशीराम साहब ने जिस बहुजन समाज का निर्माण किया, लोगों को सशक्त किया,
मजबूत किया, वोट की ताकत का एहसास कराया, लेकिन इसके बावजूद समाज का वोट बिका। 5-5 किलो राशन पे बिका, 1-1 किलो, 1-1 मकान पे, पक्के मकान पे बिका, 1-1 हैंडपंप पे बिका, रुपयों पे बिका। ये जो समाज को मजबूत करने का जिम्मा साहब ने लिया था, वो साहब के जाने के बाद गांव-गांव में जो कैडर कैंप्स हो रहे थे वो बंद हो गए, जिसका नतीजा हमको इस बार के चुनाव परिणाम में देखने को मिला। बहन जी हताश भैल लाली ना, रिजल्ट आया तो बहुत परेशान लाली ना, अब कुछ सुझाई ना देख रहा, सब तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था। हम भी बहुत परेशान थे। 10 तारीख को रिजल्ट आया और 12 तारीख से हम लगातार गांव में लोगों के बीच में जा करके ये कहते हैं कि भले हम आज संख्या में नहीं है, भले हम चुनाव हारे हैं, लेकिन हमारा मन बहुत मजबूत है। हमको साहब कांशीराम मजबूती दे करके गए, उस मजबूती से हम वापस कम बैक करेंगे। हम लोग बिखरेंगे नहीं, हमको निराश नहीं होना है। इसी अंधकार में जो समाज डूबा था पिछले 1 साल से, कहीं कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हम सारे लोग राजनीति के ऊपर इतनी निर्भरता हमारे ऊपर हो गई है कि हम सारे लोग राजनीति में सब कुछ देख रहे हैं, और इसका नतीजा ये हो रहा है कि जो समाज में जागरूकता के कार्यक्रम चल रहे थे वो पूरी तरीके से जो बंद है, और ये जो अंधकार में धीरे धीरे समाज जा रहा है। तथागत बुद्ध ने जो आदर्श स्थापित किया था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो विचारधारा थी, उसको प्रकाशित करने के लिए और समाज को एक नई रोशनी देने के लिए, और इसके साथ ही साथ जो अपनी अपनी जिम्मेदारी है, अपने अपने हिस्से की जो मशाल है उसको जलाए रखने के लिए आज साहब कांशीराम की जयंती के अवसर पर ये बहुजन महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, ताकि अपने पुरखों की विरासत को, साहब कांशीराम की धरोहर को वापस जिंदा किया जा सके। क्योंकि एक उद्देश्य मुझे जो समझ में आता है वो यही है कि अपना गम लेकर, गम हम सारे लोगों के पास में है, हम सारे लोग दुखी हैं, हम सारे लोग परिवर्तन चाहते हैं, हम सारे लोग सत्ता चाहते हैं। तो मैं यही बात आपसे कहूंगी कि शायद आज ये बहुजन शक्ति महासम्मेलन का जो आयोजन किया गया है उसका एक उद्देश्य यही है कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, और जिन चिरागों को हवाओं का खौफ नहीं, उन चिरागों को आंधियों से या उन चिरागों को बुझने से बचाया जाए। ये उद्देश्य लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। क्योंकि अभी भाई प्रवीण राज जी ने ये बात कही ना कि हो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही हो आग, कहीं ये आग जलनी चाहिए। ये आग हम सबके सीने में है, लेकिन हताश समाज कोई भी आग जला नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से हम सारे लोग परेशान हैं। साहब कांशीराम की फोटो को मैं देख नहीं पाती हूँ, उनकी आंखों से आंखें मिला नहीं पाती हूँ। हम इसीलिए कहे कि हमारे आने के बाद आप साहब कांशीराम का फोटो लगाइएगा, क्योंकि मैं जब साहब कांशीराम की फोटो की तरफ देखती हूँ तो मेरी आंखों में इतना आंसू आता है कि साहब का वो स्माइल करता हुआ चेहरा, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, और उसके साथ साथ अगर आप उनके चेहरे की तरफ नजर डालिए तो ऐसा लगता है कि साहब की आंखों में एक स्वप्न ऐसा है जो टिका हुआ है। वो स्वप्न बाहर आते आते रह गया, वही दहाड़ वो स्वप्न जो थी वो साहब कांशीराम की अंतिम जो भाषण था, जो लखनऊ के लक्ष्मण मेला ग्राउंड में दिसंबर महीने में 2003 में आप में से तमाम साथी उस मेले में गए थे। बहन जी आपको बताऊं, साहब कांशीराम लक्ष्मण मेला ग्राउंड में सन 2003 यानी आज से ठीक 20 साल पहले एक जोरदार ऐलान किए थे कि मैंने उत्तर प्रदेश में मायावती जी को मुख्यमंत्री बना करके वो बिल्कुल फूंक दिया है, और इसके साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष में एक बहुजन नेटवर्क स्थापित कर दिया है, जिसमें तमाम सरकारी कर्मचारी और तमाम किसान, मजदूर, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक लोग, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, युवा, छात्र, ये सारे समाज के लोगों का मैंने एक नेटवर्क तैयार कर लिया है। और मैं दावा करता हूँ कि अगले 6 महीने के अंदर कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कांशीराम को प्रधानमंत्री बनने से रोक सके। ये साहब ने ऐलान किया था 2003 में, बहन जी 2003 में साहब ने लक्ष्मण मेला ग्राउंड में इस बात का ऐलान किया था,
और उसके बाद ही साहब को लकवा मार गया, फालिस मार गया, और उसके बाद साहब कभी उठ नहीं पाए, सक्रिय तरीके से लोगों के बीच में नहीं आ पाए। साहब कांशीराम की तरफ इसीलिए मैं नहीं देख पाती हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है, जब साहब की तरफ देखती हूँ तो ये लगता है कि साहब मुझसे कह रहे हैं कि मैंने अपना आधा सपना तो पूरा किया, तुम बहनों को मुख्यमंत्री बना करके। बहन जी, हमारी बहन लखनऊ में मुख्यमंत्री बनती है, यहाँ गांव देहात में किसी गली चौराहे सड़की पे डीजे लगाकर चाहे सुबह हो या शाम को हम डांस कर सकते हैं कि नहीं? गांव में एक एक औरत, हम तमाम गांव में जाते हैं तो ये देखते हैं कि एक एक औरत ये कहती है, अगर कोई तथाकथित ऊंची जाति का व्यक्ति जो मुख से पैदा हुआ, बाहर से पैदा हुआ, जान से पैदा हुआ, वो अगर इनको ललकारता है, वो अगर इनसे कहता है कि अरे चमैया हो, अहिरैया हो, तो ये औरतें तमाम उनको उठ करके जवाब दे पाती हैं कि बने तो सरकार हमारा, आवे तो हमारे बहन जी के सरकार देख ली हल जाए। ये जो मजबूती से आप जवाब देती है ना कि आवे तो सरकार देख ली हल जाए, ये मजबूती दी साहब कांशीराम ने। उनका अधूरा सपना आपको और हमको पूरा करना है, एक सपना पूरा करके गए, आपको उत्तर प्रदेश में शासन सत्ता का स्वाद चखा के गए। इसके बाद का जो सपना था साहब का, वो अधूरा है, जो साहब ने ललकारा था इन मनुवादी लोगों को, और ऐसी ललकार थी, वो समय था जब साहब कांशीराम ने कहा था कि किसी माई के लाल में दम नहीं कि 6 महीने के अंदर मैं प्रधानमंत्री बन के दिखाऊंगा। वो सपना आपको और हमको मिल करके पूरा करना है, क्योंकि साहब ने तिनका तिनका जोड़ा था, गाँव गाँव घूमे, पैदल पैदल घूमे। इतनी बड़ी नौकरी से इस्तीफा देने के बाद आदमी की हालत ऐसी हो जाती है, हम हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। आज हमको नौकरी बहुत बड़ी बाधा लग रही है, हम बार बार सोच रहे हैं कि हम नौकरी छोड़ दें, लेकिन हमारे कुछ साथी लोग हमको नौकरी नहीं छोड़ने दे रहे हैं। और सही मायने में तो ये है कि हम ये भी सोच रहे हैं कि हम साहब कांशीराम उस समय इतना बड़ा निर्णय ले पाए, लेकिन हम ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, इतना पीछे क्यों हो पा रहे हैं। साहब का सपना बार बार हमारे दिमाग में आता है कि इस समय साहब इतना बड़ा निर्णय ले लिए नौकरी छोड़ के समाज को बनाने के लिए, और आज हम सारे लोग इतनी सारी संख्या में होने के बावजूद, हमारे लोग इतना पैसा कमाने के बावजूद, हमारे पास धन बल है, हमारे पास जन बल है, हमारे पास मन का भी बल है, इसके बावजूद हम लोग शासन सत्ता से दूर है। साहब कांशीराम गांव गांव पैदल पैदल साइकिल घूम करके SC ST OBC और माइनॉरिटी, अनुसूचित जाति, जनजाति जिसको आदिवासी बोला जाता है, पिछड़ा समाज जिसमें अहिर, लुहार, कहार, सुनार, गरेड़िया, पाल, तमाम जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, इन सब जातियों को, और इसके साथ ही साथ मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, ये पूरा जो अल्पसंख्यक समाज था, इसको इकट्ठा करके, एकजुट करके साहब कांशीराम ने हमको एक बहुजन नाम की छतरी दी। इस धूप के मौसम में हमको ये छतरी का काम कर रहा है ना, ये टेंट जो लगा है छतरी का काम कर रहा है ना, इस धूप से बचा रहा है। अगर बारिश होती तो बारिश से भी बचाता। इसी तरीके से साहब कांशीराम ने 6500 जातियों में बटे हुए समाज को एक छतरी दिया, एक अम्ब्रेला दिया, एक शेल्टर दिया, एक शरण दिया, और क्या कहा कि तुम अलग अलग बटे रहोगे तो तोड़ दिए जाओगे, इकट्ठा रहोगे तो बहुजन नाम से जाने जाओगे। अहिर अकेला सरकार नहीं बना सकता, चमार अकेला सरकार नहीं बना सकता, लुहार अकेला सरकार नहीं बना सकता, दोबी, पासी, खटीक अकेले सरकार नहीं बना सकते, लेकिन साहब ने बहुजन समाज बना करके इन तमाम जातियों को इकट्ठा करके, एकजुट करके उस बहुजन समाज का निर्माण करके एक सुंदर माला में पिरोया, हम सबको बहुजन नाम दिया। साथियों, इसी बहुजन माला में आज अपने अपने स्वार्थ की वजह से इस माला में जो मोती पिरोए गए थे, अलग अलग जातियों से साहब ने जो नेता तैयार किए थे, ये मोतियों की जो माला थी, वो धीरे धीरे लोग भटक रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, चाहे अज्ञानतावश भटक रहे हैं या भूलवश भटक रहे हैं। विचारधारा के धागे में सेट होने का जिनको प्रयास करना था, वो विचारधारा से अलग हट रहे हैं। सिर्फ अपने एक स्वार्थ कि मुझे टिकट मिल जाए, मैं नेता बन जाऊं, मुझे कहीं सम्मान मिले, मुझे
मुझे यहाँ सम्मान नहीं मिलता। इसलिए ये तमाम कारण लोग दे दे करके इधर उधर छिटकते भिटकते नजर आ रहे हैं। इन सभी साथियों को जो भटक रहे हैं, इन सभी साथियों को वापस साहब कांशीराम की उस बहुजन विचारधारा रूपी माला में पिरोने के लिए और संगठित करने के लिए हमने आज इस बहुजन शक्ति महासम्मेलन का आयोजन किया है। बहन जी, जब भी हम कोई ऐसा सम्मेलन करते हैं, आप सब लोग इकट्ठा होती हैं तो अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है ना। आप संख्या बल देखल जाला तो निक लगल है ना कि हमारे अकेले ना है जब कुल चाह जाला, हमारे समाज भी चाहते है कि हमारा समाज इकट्ठा हो भी चाहिए। कहे भैया, इतने समय से इधर आप देख रहे हैं आजमगढ़ में कोई भी बड़ा आयोजन नहीं हो रहा, अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता। हर एक व्यक्ति सोचता है चुनाव आएगा तब आगे काम करेंगे। आज इस चुनाव और इस राजनीति के चक्कर में हमारा समाज, जो हमारे साहब कांशीराम जिस विचारधारा का प्रचार प्रसार चाहते थे, राजनीति ने उसको पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर रखा है। और राजनीति इतना ज्यादा विकृत रूप ले चुकी है कि समाज से राजनीति थी। साहब ने कहा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस समाज ने राजनीति को खड़ा किया, इस समाज ने अपना वोट दे करके राजनीति को मजबूत किया और आज राजनीति इतनी हावी हो गई कि आज राजनीति समाज को गवर्न कर रही है, राजनीति से समाज संचालित हो रहा है। होना चाहिए था कि समाज के आगे राजनीति झुकती, लेकिन आज राजनीति के आगे समाज झुक रहा है। जो नेता हमारे दरवाजे पे आकर के भीख मांगता है, काकी गोड़ धरत है वोट वही के दिया, आजी गोड़ धरत है वोट वही के दिया, भैया गोड़ धरत है वोट वही के दिया, काका गोड़ धरत है वोट वही के दिया। जो नेता चुनाव के दौरान आकर के आपके दरवाजे पे आपका पांव छू करके वोट मांगता है, उस लोकतंत्र को जो स्थापित किया गया, जहां बड़ी बड़ी जाति के लोग तथा कथित ऊंची जाति के लोग, बड़े बड़े नेता भी आपके दरवाजे पे आके आपका पांव छूने को मजबूर हो गए थे, ऐसे में ऐसा क्या हुआ कि वही नेता चाहे चुनाव जीते या हारे, चुनाव होने के बाद कभी भी हमारे दरवाजे पे नजर नहीं आता। मैं गलत कह रही हूँ तो मुझे बोलिए, मैं गलत कह रही हूँ तो मुझे टोकिएगा। चाहे नेता चुनाव जीते, मेरी बात में ताली मत बजाइएगा, सोचिएगा। हम परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हमने कुछ सख्त निर्णय लिए। हमें ये सब वापस रास्ते में लेके आना है। साहब का वो अधूरा सपना पूरा करना है। हम पति पत्नी दोनों लोग लग करके आपके बीच में लगातार काम कर रहे हैं। हमें वो सपना सोने नहीं देता। हम साहब के उस सपने को जी रहे हैं, जीने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों को भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि साहब जिस सपने को पूरा करने की चाहत रखे थे कि राजनीति समाज से चलती है, राजनीति से समाज नहीं चलता, हो रहा बिल्कुल उल्टा। राजनीति पे हम इतना निर्भर हो गए कि चुनाव चाहे नेता हारे या जीते, चुनाव के बाद एक दो नेता हमारे घर पे झांकने नहीं आता। जब चुनाव होगा तो उसके बाद फिर आ जाए, भले किसी का रही हो, किसी के यहाँ कोई मृत्यु हो गई हो, कोई शादी विवाह हो, तो भले आ जाए 1500 रुपया लेके, नहीं तो वो नजर नहीं आता। यानी कि राजनीति पे इतना ज्यादा हमारी निर्भरता हो गई है कि धीरे धीरे पूरा समाज अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का गुलाम बन करके रह गया है। कितनी शातिर तरीके से एक नैरेटिव सेट किया जाता है हमारे समाज में। क्या नैरेटिव? नैरेटिव का मतलब बहन जी, जैसे कहते हैं ना, अरे तू तो चोर होगा, चोर होगा, चोर होगा। लड़कियों के बचपन से अगर 4 बार कहा तू चोर होगा, चोर होगा, तो लड़कियां सच सोचे लगी कि सही है, माई कहती है कि हम सच में चोर हो। हाँ, तो अगर आपने किसी को कहा कि तू चोर है, तो एक पल को उसको खुद भी लगने लगता है कि मैं चोर हूँ। इसी प्रकार से इस बहुजन समाज की जो राजनीति थी, जो साहब कांशीराम और माननीय नेताजी जो आज हमारे बीच में नहीं है, जो राजनीति की नींव रख के गए थे, जिसने इस मनुवाद रूपी राजनीति जो उस समय चल रही थी उसकी चूल्हे हिला के रख दी थी, जो नारा चला था DS4 का, मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए, जय श्री राम। ये साहब कांशीराम के समय में, नेताजी के समय में जो नारे चले थे, इन लोगों के जाने के बाद आज हम लोगों का क्या हाल है कि ये कुछ तथाकथित लोग चालाकी से इन लोगों ने हमको बांटा। कैसे? कहा अरे अहिरन के सरकार बनल है, कुल जाऊने की अखिलेश भैया सरकार बने, मुख्यमंत्री पाए हैं, पद पाए हैं, अहिरन के सरकार बनल है, अहिरन कोई फायदा उठाए ले जाते हैं। अब भैया निशान तोहार तो कुल बेड़ा गौर हो जाता, भैया लुहार तोहार तो कुल बेड़ा गौर हो जाते, भैया प्रजा
हक खा जा रहे हैं। और इसी प्रकार से जब साहब कांशीराम के द्वारा स्थापित दल का सरकार बना, तब भी ये लोग यही कह रहे थे, अरे चमैया बैठ गई है, ऐसे ही बोलते हैं ना ये लोग। आप अहिर होकर के मुख्यमंत्री बन जाइए, ये संविधान की देन है, लेकिन ये मनुवादी लोगों के मुंह से आपकी जाति निकलती है कि अहिर बैठ गया, चमार बैठ गया, ये इस मनुवादी व्यवस्था की देन है। आपको तय करना है आपको कौन सा रास्ता चुनना है। मेरे प्यारे भाइयों, ये नैरेटिव सेट किया गया, अरे चमारों की सरकार बनी है, सारा हक तुम्हारा चमार लेके चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो पिछले 25 सालों में नहीं हुआ था, उस 25 सालों में बारी बारी से बहुजन राजनीति ही बार बार शीर्ष पे पहुंच रही थी। बहुजन समाज के ही लोग, चाहे अखिलेश भैया हो और चाहे हमारी सम्मानित बहन जी हो, ये दोनों लोग बारी बारी से मुख्यमंत्री बन रहे थे। कुछ लोगों का पेट में दर्द होने लगा कि कैसे कैसे इन लोगों की राजनीति खत्म की जाए, कैसे इन लोगों को आपस में लड़ाया जाए। और इसीलिए नैरेटिव सेट किया जाता है कि ये तो अहिरों की पार्टी है, ये तो चमारों की पार्टी है। और अहिर को भी लगने लगा कि सही में ये अहिरों की पार्टी है, चमारों को भी लगने लगा कि सही में चमारों की पार्टी है। लेकिन आप स्वयं से पूछिए कि उत्तर प्रदेश में जितने भी विकास कार्य हुए हैं, आप चाहे यमुना एक्सप्रेसवे से ले लीजिए, यहाँ तक कि जो अभी वर्तमान में बना आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इन सबका खाका बहुजन राजनीति के दौर में ही रखा गया। ये बताइए, दूसरे का लड़का गोद ले लेंगे तो वो आपका थोड़ी ना हो जाएगा। अब पड़ोसी लड़का घर में बैठा के खाना उन्हें खिलाएगा तो तुम्हारा लड़का थोड़े ना हो जाएगा। दुलराएगा, पुचकारेगा, नाम लेगा भोले, लेकिन तुम्हारा लड़का नहीं है ना होई। ऐसे ही नाम बदलने वाली राजनीति जो चल रही है, इन लोगों ने आपके महापुरुषों के द्वारा किए गए काम को ढक दिया और अपने आप को कहा कि ये तो अहिरों का काम है, ये तो चमारों का काम है। हम दोनों लोग, जो दो लोग सबसे मजबूती से इस पूरे उत्तर प्रदेश, जिसको साहब कांशीराम कहते थे कि अगर मैं भारत देश को एक और आदमी मानूं, एक पुरुष मानूं, एक शरीर मानूं, तो उत्तर प्रदेश उस आदमी की गर्दन है। बहन जी, साहब कहते थे अगर पूरे भारत देश को आदमी का शरीर माने